गुड इवनिंग जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर पर स्वागत करता हूं। बच्चा, जैसे कि सीडीएस का एक टारगेट लेकर हम स्टार्ट हुए हैं। टारगेट है आपका, कितना टारगेट हो जाएगा आपका 8 नवंबर, और उसी में जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो मैं आपके 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवाने वाला हूं। एक आपका हो चुका है कौन सा 5 ईयर प्लान, जिसको आप देख सकते हो, उसके 10 वीडियो आपके सामने है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा आज जो है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ ही आपका आरबीआई जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल जो है 7 बजे, तो आपको पता भी होगा कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, लाइट चली गई थी, जिसके कारण मैं आपका ये क्लास जो है वो कंप्लीट नहीं करवा पाया था। यही क्लास जो है आपका फिर से क्या हो रखा है, फिर से मैं रिज्यूम कर रहा हूं। जहां पर हमने छोड़ा था बच्चा, वहीं से ये क्लास है मैं स्टार्ट करता हूं। तो एक बार आप सब लोग जो है फटाफट एक बार बेहतरीन तरीके इसके साथ सेशन को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। पर अफसोस की बात यह हो जाएगी बच्चा कि मैं आप सब लोगों के कमेंट जो है नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल इश्यू के कारण आज आपके मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप क्या कीजिएगा, आप अगर बात के कोई भी अगर डाउट है आपको इस सेशन में ऑफलाइन वीडियो में आप कमेंट लिख देना, क्योंकि फिलहाल जो है वो आपका जो कमेंट सेक्शन जो है वो डिसेबल है। मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। आपका यूट्यूब जो है वो पिछले 2 या 3 दिन से जो है ना वो पता नहीं क्या नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो होपफुली आप सब लोग जो है इस चीज को समझोगे। आज हम बढ़ते हैं आपके सेशन की साइड। भाई, आज जो हम डिस्कस करेंगे मौद्रिक नीति, उसके पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि एक पार्ट 1 के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब देखो, कुछ चीजें मैंने आपकी कल वाली क्लास में बता दी थी, शायद 8 या 9 मिनट की कल वाली क्लास थी। आप उस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चा एक बार, ठीक है। एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूं। इसके अलावा सितंबर पार्ट 2 जो है वो आपका मैंने कल करवा दिया था, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये सारी की सारी चीजें कल वाली चीज है। आपका रैंकर्स बैग के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बच्चा, ठीक है। चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे बच्चा मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति के बारे में जो जो चीजें हैं वो मैं आपको कल जो करवा चुका हूं, एक बार और भी दूंगा बच्चा। स्टार्टिंग की 2 या 3 मिनट में आपको लगेगा कि सर फटाफट बता रहे हो, पर एक बार सिर्फ और भी दूंगा। जल्दी से एक बार समझ लेना जरा, बस, है ना, जल्दी से एक बार समझ लेना। यह मैं आपको कल करवा चुका हूं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई गई नीति क्या होती है बच्चा? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मौद्रिक नीति किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई गई नीति, केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई गई नीति आपकी क्या कहलाती है बच्चा? आपकी कहलाती है आपकी मौद्रिक नीति कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी मौद्रिक नीति कहलाती है। एमपीसी, भाई आपको पता है ना कि पहले अगर बात करें तो आपके आरबीआई गवर्नर बच्चा, पहले अगर बात करें तो आरबीआई गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के, या आरबीआई लिख देता हूं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो अगर बात करें तो बच्चा क्या करते थे? मॉनेटरी पॉलिसी बनाते थे। अब इनके ऊपर सवालिया निशान उठने लग गया था कि भाई बंदा एक है और पूरे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हिसाब से चला रहा है, जो सही नहीं है। और सवाल उठाने वाले सबसे पहले कौन थे? आपकी भारत सरकार हुआ करती थी। कि आपसे जब भारत सरकार से पूछा जाता था ना कि देश में जो है वो महंगाई बढ़ रही है, तो किसका नाम ले लिया जाता था? वो बोलते थे कि आरबीआई के कारण हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। तो इस चीज को, और कहीं ना कहीं आपका जब से ये जो नई बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार आई 2014 से, तब से वो सवाल निशानों की, और कह सकते हैं कि आरबीआई के साथ सरकार की जो है वो बनती नहीं थी। इसलिए क्या बोला गया कि आरबीआई गवर्नर के पास हम इतनी पावर नहीं देंगे। अब हमारे देश में जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन डिसाइड करेगा बच्चा? वो कौन डिसाइड करेगा? आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगा। इसके बारे में मैं पूरा का पूरा बता चुका हूं। सेक्शन 45 ZB में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। अक्टूबर 2016 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। इसके 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर होते हैं आपके किसके? 3 मेंबर होते हैं बेसिकली आपके किसकी साइड से? आरबीआई की साइड से। और 3 मेंबर होते हैं आपके किसकी साइड से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चा कल वाली क्लास में। मैं फटाफट नाम पढ़ देता हूं बस। शक्तिकांत दास, माइकल देवव्रत पात्रा और जनक राज, ये तीनों हो जाएंगे आपके आरबीआई की साइड से। असीमा गोयल, शशांक भिड़े और आपके जयंत अगर वर्मा बात करें तो ये आपके हो जाएंगे किसकी साइड से? ये हो जाएंगे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। और इनका एमपीसी के जो मेंबर है, इनका जो कार्यकाल होता है बच्चा, आपको याद रखना कार्यकाल कितना होता है? 4 साल होता है। देखो 2016 में बने थे, आ गया 2020 बच्चा। जो 3 पर्सन थे, एक थे अगर बात करें तो आपके रविंद्र ढोलकिया, दूसरे कौन थे? आपकी पामी दुआ, और तीसरे कौन थे अगर बात करें तो आपके हो जाएंगे एक और थे आपके चेतन घाटे। तो 3 जो है मेंबर को रिप्लेस कर दिया किसने? असीमा गोयल मैम ने, शशांक भिड़े ने और आपके जयंत वर्मा ने। आप सबके कमेंट बच्चा मैं नहीं देख पा रहा हूं।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप सब लोगों को कि आप जो है ऑफलाइन वीडियो में जरूर बताना मुझे, ऑफलाइन जब वीडियो होगी, कि सर ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई है बच्चा, मैं आपको तुरंत जो है आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर अगले वाले सेशन में सबसे पहले आपके कमेंट को या आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा। ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। दो तरह के टूल होते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर चुका था ये कल वाली क्लास में। ठीक है भाई, तो ये आप सब लोग जो है देख सकते हो। ठीक है ना, करंट रेट कितनी है, सीआरआर है आपका 3%, एसएलआर आपका कितना है 18% है। इसके अलावा आपका एमएसएफ कितना है 4.25% है। बैंक रेट भी 4.2% है। याद रखना बच्चा आपका एमएसएफ, सबको बढ़ाऊंगा आज, पूरा डिटेल में बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे। एमएसएफ और आपका बैंक रेट, एमएसएफ और आपका बैंक रेट जो है दोनों क्या होते हैं बच्चा, दोनों आपके क्या होते हैं, दोनों आपके एक समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका रेपो रेट है बच्चा। रेपो रेट का दूसरा नाम मैंने कल बताया था पॉलिसी रेट होता है। पॉलिसी रेट ही आपका रेपो रेट का दूसरा नाम होता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट बच्चा आपका कितना है 3.35% है। चलिए, तो यहां तक सारी की सारी ये करंट की रेट है। अब बात कर लेते हैं सबको बारी बारी, सर सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। तो बच्चा कल वाली क्लास में बताया था मैंने कि कोई भी बैंक अगर बात करें, कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का, मैं साइड हो जाता हूं, कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का 3% किसकी फॉर्म में बच्चा, कैश की फॉर्म में अगर आरबीआई के पास रख देता है, वो कहलाता है बच्चा सीआरआर, वो कहलाता है आपका सीआरआर। ठीक है ना, अब इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको अच्छे तरीके से कि होता क्या है आपका सीआरआर। कल तक मैंने पढ़ा दिया था यहां तक, अब पढ़ाऊंगा बिल्कुल आराम से। स्पीड थोड़ी सी हो सकता है ज्यादा थी, क्यों ज्यादा थी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था बच्चा। अब ध्यान से समझिए, कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताना। कल भी बताया था मैंने कि कोई भी बैंक अगर बात करें, बैंक अगर अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज फिलहाल कितना चला बच्चा 3%, बैंक अगर अपने एनडीटीएल का 3% किसकी फॉर्म में बच्चा, कैश की फॉर्म में अगर वो आरबीआई के पास रख देता है, इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चा, इस चीज को बोला जाता है आपका सीआरआर। तो सीआरआर कितना है फिलहाल बच्चा, सीआरआर है कितना 3% है। कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। हिंदी वाले भाई साहब जितने भी हैं, सर और मैम जितने जुड़े हुए हैं, आप एक चीज को समझिएगा जरूर कि बच्चा आपकी डेट में वो आपसे ऐसे लिखता है, हिंदी ऐसे लिखता है, तो आप सब लोग जो है वो कोशिश कीजिएगा कि चीजों को इंग्लिश में पढ़ने की। सीआरआर ऐसा लिखा जाता है। अब ये सीआरआर जो है आपके किस सेक्शन में डिफाइन है, तो मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका था, सेक्शन 41, सेक्शन 41, चलिए सेक्शन 41 नहीं हो, सेक्शन 42 हो जाएगा। सेक्शन 42 एक बार बता दो, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1। अरे यार चलो कोई ना, चलिए किस्मत ही खराब है, कमेंट नहीं चल रहे, सारा का सारा खराब कर दिया मैंने, है ना। चलो एक बार फटाफट बता देता हूं। बैंक ने अपने एनडीटीएल का, बैंक, अरे भाई मैं पता नहीं आज क्या ही कर रहा हूं, चलो बैंक ने अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज मतलब 3% किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रख दिया, इसको बोल देगा सीआरआर। और आपका जो सीआरआर है बच्चा, ये फिलहाल कितना चल रहा है, ये चल रहा है आपका कितना 3% चल रहा है। और ये आपके किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 42 सब सेक्शन 1, सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये कल मैंने आपको करवा दिया था 1934। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई सर बैंक तो हमें पता है, ठीक है ना। बैंक के बारे में हमें पता कि बैंक क्या होता है, सर 3% के बारे में पता है, कैश के बारे में पता है, आरबीआई के बारे में पता है। सर ये एनडीटीएल क्या होता है, तो बच्चा ध्यान रखना, एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। याद रखना बच्चा क्या होता है आपका एनडीटीएल, क्या होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी आपको याद नहीं तो मैंने पहले ही बताया था। लायबिलिटी क्या होता है बच्चा, लायबिलिटी क्या होता है, तो लायबिलिटी क्या होता है बच्चा बता देता हूं। लायबिलिटी होता है एक तरह का कर्ज कह सकते हैं, लायबिलिटी कह सकते हैं एक तरह की जिम्मेवारी। जैसे कि लायबिलिटी क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं, बिल्कुल प्यार से समझने की कोशिश करना। लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपके पास है पर किसी
और पर्सन की है वो चीज और आपसे इन फ्यूचर लेके जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपने अगर बात की तो आपके किसी फ्रेंड से आपने पैसा उधार ले रखा है, आपने किसी फ्रेंड से पैसा उधार लिया, तो पैसा किसका है? आपके फ्रेंड का है, पर है किसके पास? आपके पास है, और इन फ्यूचर आपसे वो पैसा वापस लेके चला जाएगा। तो ये क्या होता है बच्चा? आपकी लायबिलिटी होती है। ऐसे ही बैंक के लिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी? जैसे कि मेरा पैसा और आपका पैसा, जो जितना सारा का सारा पैसा रखा हुआ है बैंक के पास, वो बैंक के लिए क्या है बच्चा? वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि वो पैसा किसका है? बैंक का है क्या? नहीं। किसका पैसा है? मेरा है और आपका पैसा है। किसके पास रखा हुआ है? बैंक के पास रखा हुआ है, और इन फ्यूचर हम बैंक से क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी बच्चा कि अगर हमने किसी दूसरे पर्सन की चीज हमारे पास है और इन फ्यूचर वो हमसे लेकर चला जाएगा, तो वो क्या कहलाता है बच्चा? आपकी लायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लायबिलिटी कुछ नहीं होती है, लायबिलिटी होती है किसी दूसरे की चीज आपके पास है, किसी दूसरे की चीज आपके पास है और इन फ्यूचर वो आपसे लेकर चला जाएगा बच्चा, वो कहलाता है आपकी लायबिलिटी कहलाता है वो। ठीक है, होपफुली यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड लिख रखा है बच्चा टाइम लायबिलिटी। एक वर्ड क्या लिख रखा है बच्चा? टाइम लायबिलिटी। और एक वर्ड क्या है? आपकी डिमांड। एक वर्ड आपका डिमांड और एक वर्ड आपका क्या? नेट। तो बच्चा पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि ये टाइम लायबिलिटी क्या होती है। टाइम लायबिलिटी क्या होती है आपकी? ठीक है, देखो बच्चा, जब हम टाइम लायबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा? बैंक के लिए लायबिलिटी कौन सी होती है? बैंक के पास लायबिलिटी कौन सी होती है? हमारा जितना भी सारा पैसा बैंक में जमा है वो बैंक के लिए क्या है बच्चा? लायबिलिटी है। आप सबको पता होगा ना कि आप जब बैंक में जाते हो तो आप 4 ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। 4 तरह के आपके अकाउंट खुलते हैं। एक आपका होता है बच्चा करंट अकाउंट, एक होता है आपका करंट अकाउंट, और एक होता है आपका कौन सा? सेविंग अकाउंट। तो बच्चा इसको बोल दिया जाता है क्या? आपका कासा। आपसे बहुत बार पूछा गया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कासा, तो कासा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चा? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और दूसरा अगर बात करें तो क्या होता है बच्चा? आपका होता है राफा। क्या होता है? राफा, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। क्या बोल देते बच्चा इसको? रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। इसको आम भाषा में, आम भाषा में या आमतौर पर आपकी जो चलित भाषा है, उस चलित भाषा में क्या बोला जाता है कि भाई मैंने बैंक में क्या करवा दिया? मैंने बैंक में खुलवा दिया आरडीएफडी। मैंने क्या खुलवा दी? बैंक में आरडीएफडी खुलवा दी। सुना होगा ना कि भाई बैंक में गए थे मैं तो आरडी खुलवाया, या बैंक में गए तो उसने एफडी खुलवा ली। तो बच्चा आरडीएफडी बोलते हैं आम भाषा में। बैंक की भाषा में क्या बोलते हैं बच्चा? राफा, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। ठीक है ना, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। रिकरिंग को बोलते हैं बच्चा आवर्ती। आवर्ती अगर बात करें मतलब जो चीज बार बार रिपीट होती है उसको बोलते हैं रिकरिंग। और फिक्स अकाउंट कहने का मतलब एक चीज क्या होती है? फिक्स होती है। अब आपके माइंड में ये आएगा सर ये बताओ जरा फटाफट जल्दी से बता दो मुझे कि सर रिकरिंग अकाउंट क्या होता है और फिक्स अकाउंट क्या होता है। तो ध्यान से समझिए बच्चे, आपका रिकरिंग अकाउंट क्या होता है और आपका फिक्स अकाउंट क्या होता है। देखो फिक्स अकाउंट क्या होता है, जैसे कि मान लेता हूं मैं गया बैंक के पास, मैं एफडी बता रहा हूं बच्चा, एफडी कैसे काम करेगा। मैं गया बैंक के पास, मैंने बैंक को बोला कि सर 1000 रुपए जमा करवा रहा हूं, 1000 रुपए जमा करवा रहा हूं 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। बैंक ने कहा कि भाई हम आपको क्या करेंगे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने 1000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए 1 साल तक, और 1 साल तक बैंक ने मुझे 5% ब्याज दिया। मतलब मैंने जो अमाउंट रखा था, प्रिंसिपल जो रखा था वो आपका चेंज नहीं हुआ, मैंने क्या रखा, सिर्फ 1000 रुपए रखा। ठीक है, अब बात करता हूं बच्चा किसके बारे में, आरडी के बारे में, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात कर रहा हूं, आरडी के बारे में। जब हम बात करता हूं आरडी के बारे में, तो मैं गया बैंक के पास और मैंने कहा कि सर मेरे पास 1000 रुपए हैं, मेरे पास 1000 रुपए हैं और ये मैं कितने साल के लिए रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। बैंक ने कहा कि भाई मैं आपको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ब्याज कितना दूंगा, 5%। अब आप ये बोलोगे सर आरडी और एफडी दोनों सेम हो गए। नहीं बच्चा, आरडी एफडी दोनों सेम नहीं हुए। यहां पर जब मैंने ये जमा करवाए 1000 रुपए 1 साल के लिए 5% के लिए, तो मेरी और बैंक की डील हुई कि भैया 1000 रुपए तो 1 साल के लिए चलेंगे, पर मेरी और बैंक की डील हुई कि मैं हर महीने जो है इसमें इस अकाउंट में हर महीने 200 रुपए क्या करता रहूंगा, और डालता रहूंगा। मतलब आगे आने वाले 12 महीने तक मैं हर महीने कितने रुपए डालता रहूंगा बच्चा, 200 रुपए। और 200 रुपए आपके क्या होते हैं, बार बार आपके रिपीट होते रहेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका आरडी कहलाएगा। होपफुली ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है कि सर आरडी एफडी में क्या डिफरेंस होता है। अगर फिर से सॉरी
अगर बच्चा समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि देखो आरडी क्या होता है, तो आरडी क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट, और एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स का मतलब क्या होता है, एक साथ जम गया बच्चा, वो जमा राशि जम गया, मतलब कहने का मतलब आपने 1000 रुपए जमा करवा दिए और एक साल तक आप भूल गए, आप एक साल के बाद आए और 1000 रुपए निकाल के चले गए, आपका एफडी हो जाएगा। आरडी में आपने 1000 रुपए से स्टार्टिंग की थी, पर हर महीने आप 200 या कितने भी आप जमा कर सकते हो, आपके और बैंक की ये डील होती है, कितने भी रुपए जमा कर सकते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आरडी। तो पहला डिफरेंस तो ये होगा। दूसरा डिफरेंस क्या होगा आरडी एफडी में बच्चा, तो याद रखना आपका जो आरडी होता है, याद रखना जो आपका आरडी होता है बच्चा, ये मिनिमम कितने दिन के लिए होता है, ये मिनिमम कितने, मिनिमम होता है 6 महीनों के लिए। मिनिमम इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 6 महीनों के लिए ओपन करवा सकते हो। और आरडी जो है वो मैक्सिमम कितने साल के लिए बच्चा, 10 साल के लिए। याद रखना मिनिमम कितने, 6 महीने, मैक्सिमम कितना, 10 साल। एफडी बच्चा, एफडी आपका मिनिमम होता है 7 दिन, मिनिमम 7 दिन, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चा, मैक्सिमम हो जाएगा 10 साल। तो आपका जो एफडी जो है वो मिनिमम 7 दिन के लिए आप ओपन कर सकते हो, और एफडी जो है मिनिमम 7 दिन के लिए, और मैक्सिमम कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। आरडी मिनिमम 6 मंथ के लिए, और मैक्सिमम कितने साल के लिए ओपन कर सकते हो आप, 10 साल के लिए कर सकते हो। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिख रखा है बच्चा, टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी कहने का मतलब, लायबिलिटी कहने का मतलब आपका पैसा ना, ये तो आरडी एफडी जो आपने ओपन करवाई है ना आरडी एफडी, तो आप अपना पैसा कभी भी यूज कर सकते हो, है ना। ये यही तो होता है, बैंक क्या बोलता है, सर ये तो आपका पैसा आप कभी भी यूज कर सकते हो। पर बच्चा आपका आरडी एफडी में जो है ना, आपका टाइम जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम जो है आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, टाइम लायबिलिटी बोला गया है। कैसे, जैसे कि मैंने कल एफडी करवाई थी और आज मुझे पैसों की जरूरत पड़गी। कल मैंने एफडी करवाई थी, आज मुझे पैसों की जरूरत पड़गी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पैसे मिल जाएंगे क्या? तो आपका आंसर होगा कि सर नहीं मिल सकते। मैंने बोला कि क्यों नहीं मिल सकते, तो आप सब क्या बोलोगे, सर क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि आपके एफडी का जो टाइम पीरियड है ना, मिनिमम कम से कम आपको कितने दिन तक पैसा रखना पड़ेगा बच्चा, आपको 7 दिन तक पैसा बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो कल मैंने एफडी करवाई है और आज मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे सर नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, 7 दिन के बाद मिलेंगे। तो ऐसी लायबिलिटी जहां पर आपका समय, आपका टाइम जो है वो मेजर रोल प्ले करता हो, वो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी बच्चा, वो कहलाएगी आपकी कौन सी लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी। तो होपफुली आप सबको टाइम लायबिलिटी समझ में आ गया होगा। टाइम लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जहां पर आपको टाइम बाउंडेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चा, फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी एफडी नहीं करवाई, आपको एफडी करवाए हुए 7 साल हो गए, आपको एफडी करवाए हुए 7 साल हो गए, पर आपको 12 बजे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो 12 बजे आप अपनी एफडी तुड़वा सकते हो क्या? नहीं तुड़वा सकते। क्यों? क्योंकि आपको सुबह बैंक के पास जाना पड़ेगा, बैंक ब्रांच ओपन करने का वेट करना पड़ेगा। तो भले ही आपकी 7 साल पुरानी एफडी है, पर रात को 12 बजे आप एफडी से पैसा या आरडी से पैसा नहीं निकाल सकते हो। जहां पर अगर बात करें आपको टाइम बाउंडेशन, जहां पर आपका टाइम बाउंडेशन को आपको फेस करना पड़े बच्चा, तो वो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी बच्चा, वो आपकी कहलाएंगी टाइम लायबिलिटी। तो आपका शायद ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म हो गया, टाइम लायबिलिटी। ठीक है, अब बढ़ते बच्चे डिमांड लायबिलिटी। अब बात करते हैं बच्चे किसकी, हम बात करें किसकी, डिमांड लायबिलिटी की। डिमांड लायबिलिटी में बच्चा आपकी 2 चीजें आती है, कासा और कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब करंट अकाउंट जो है वो बेसिकली, और सेविंग अकाउंट जो होता है, इसमें मामूली सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि करंट अकाउंट जो है वो आपका मेनली, मतलब मैं भी खुलवा सकता हूं, आप भी खुलवा सकते हो, पर मेनली कौन खोलते हैं, बिजनेसमैन खोलते हैं। सेविंग अकाउंट कौन खोलते हैं, सेविंग अकाउंट मेनली क्या खोलते हैं, जिनकी एक सैलरी आती है, जैसे कि महीने भर की सैलरी आती है, जैसे कि मेरी होगी, आपके पिताजी की होगी, वो सारा। तो सैलरीड अकाउंट कौन खोलता है, सॉरी सेविंग अकाउंट कौन खोलते हैं, सैलरी वाले लोग खोलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, सेविंग अकाउंट में आप सारा का सारा पैसा एक साथ निकाल सकते हो। मान लो जैसे कि आपका 2000 है, तो एक साथ आप 2000 रुपए निकाल सकते हो, कहां पर, आपके करंट अकाउंट में। पर सेविंग अकाउंट में आप जो है, आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, वरना आपको लगेगी पेनल्टी। मतलब आपका करंट अकाउंट में जीरो बैलेंस हो सकता है, सेविंग अकाउंट में आपका जीरो बैलेंस नहीं हो सकता। तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, करंट अकाउंट में अगर आपने ओपन करवा रखा है, उसके ऊपर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा बच्चा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। 3 मोटे डिफरेंस मैंने बता दिए, डिफरेंस और भी होते, पर आपके सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके 3 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखो, कासा को हमने क्यों डिमांड लायबिलिटी बोला? देखो, डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग, और मांग है भाई आपकी,
मांग जो है, आपकी डिमांड जो है वो कभी भी हो सकती है ना, 24x7, और 24x7 हो सकती है तो आप किसका यूज करते हो? आप जाते हो 24x7 बैंक ओपन होता है क्या? नहीं बच्चा, क्या ओपन होता है? एटीएम ओपन होता है। सबने एटीएम यूज कर रखा है और आपके दो ही अकाउंट, दो ही ऑप्शन आते हैं कि सर करंट अकाउंट से पैसा निकाल के दें आपको या सेविंग अकाउंट से, या अगर आपको क्या करना है, किसी को पैसा सेंड करना है, जैसे पेटीएम के थ्रू करना है, फोन पे के थ्रू करना है, आप क्या करते हो? आपका या तो करंट अकाउंट लिंक होता है या क्या होता है, सेविंग अकाउंट लिंक होता है। मतलब आपकी जरूरत को जो 24x7 कभी भी पूरा कर दे, वो कौन सा अकाउंट कहलाएगा बच्चा? वो कौन सी लायबिलिटी कहलाएगी बच्चा? वो कहलाएगी आपकी कौन सी लायबिलिटी? डिमांड लायबिलिटी। वो कहलाएगी आपकी डिमांड लायबिलिटी। होपफुली मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी जो है वो दोनों आपको समझ में आ गया है। डिमांड लायबिलिटी भी समझ में आ गया आपको, और टाइम लायबिलिटी। डिमांड कभी भी हो सकती है, जो आपकी जरूरतों को कभी भी पूरा कर दे, वो कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? आपकी डिमांड लायबिलिटी हो जाएगी, जिसमें आपका आ जाएगा कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और जहां पर आपको टाइम बाउंडेशन फेस करने को मिले बच्चा, वो क्या कहलाएंगे आपकी? वो कहलाएंगे आपकी कौन सी बच्चा? आपकी टाइम लायबिलिटी, जैसे कि आपका राफा, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस सारी चीज को मैं इरेज कर देता हूं। एक बार आप सबके पास फटाफट जो है ना 2 सेकंड का टाइम है, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को कोई डाउट है, आप बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफलाइन में कमेंट कीजिएगा, या फिर कल वाली क्लास में मेरे से पूछ लेना कि सर ये वाला जो था डाउट था इसमें। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें एक बार इरेज कर देता हूं कि डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, टाइम लायबिलिटी होती है, 24x7 होता है। ये मैंने आपको सारी की सारी चीज बता दी है। आपका ये सारी की सारी कासा होता है आपका, इसके अलावा राफा होता है, ये वाली सारी की सारी चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब बच्चे एक बात समझ में आ गई आपको। एक बात अगर आप ध्यान से देखो तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, और वो बात क्या समझ में आ रही होगी कि भाई सर आपने अगर बात की तो अभी तो बताया क्या? आपने बताया टाइम लायबिलिटी और आपने बता दिया डिमांड लायबिलिटी। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना बच्चा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, किस किस को, कासा और राफा को, तो कासा क्या कहलाएगा आपका? कैसा क्या कहलाएगा आपका? डिमांड लायबिलिटी। और आपका राफा क्या कहलाएगा बच्चा? आपका टाइम लायबिलिटी। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो बच्चा क्या बन गया आपका? आपका बन गया क्या? डिमांड टाइम लायबिलिटी। क्या बन गया बच्चा? ये आपका बन गया डीटीएल। ये आपका बन गया डीटीएल। क्या इसको मैं ये नहीं कह सकता? क्या इसको मैं ये नहीं कह सकता? डीटीएल को क्या मैं ये नहीं कह सकता कि डीटीएल जो है वो क्या है? बैंक में जमा सारा राशि, बैंक में जमा सारी राशि, बैंक में जमा राशि। भाई बैंक में जो जमा राशि होती है बच्चा, वो बैंक में जो जमा राशि होती है बच्चा, वो आपका कहां पर होती है? या तो करंट अकाउंट में पैसा है ना, मैंने क्या बोला, आप 4 ही अकाउंट ओपन करवा सकते हो ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं डीटीएल क्या हो जाएगा? डीटीएल हो जाएगा बैंक में जमा राशि, बैंक में जमा राशि। पर एक चीज आप याद रखो, आप जब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर बैंक जो है अपने टोटल डिपॉजिट का, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब आपसे सीआरआर पूछा जाता है तो क्या बोलते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का 3% आरबीआई के पास में रख देता है, वो कहलाता है सीआरआर। और यहीं पर आप गलती करते हो बच्चा, यहीं पर आप गलती करते हो। टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया? टोटल डिपॉजिट का मतलब क्या हो जाएगा? आपका डिमांड टाइम लायबिलिटी हो जाएगा। और क्या मैंने ये लिखवाया डेफिनेशन में? क्या मैंने डेफिनेशन ये बताई? आपकी डेफिनेशन क्या बताई मैंने? डेफिनेशन तो बताइए सर एनडीटीएल का 3% रखता है, और आप क्या बोल रहे हो? सर डीटीएल का 3% रखता है। तो ये हो जाएगा गलत। अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है सर, आपकी बात हमने मान ली कि एनडीटीएल का 3% जो है, एनडीटीएल का 3% आरबीआई के पास रखता है। सर डीटीएल तो हमें समझ में आ गया, डिमांड टाइम लायबिलिटी। ये सर नेट क्या होता है? नेट क्या होता है? तो बच्चा याद रखना, नेट का मतलब होता है प्योर। नेट का मतलब क्या होता है बच्चा? प्योर होता है। ठीक है ना, नेट का मतलब क्या होता है? प्योर होता है। ध्यान से समझिए बच्चा, नेट का मतलब क्या हो जाएगा? प्योर। और एक आपका नेट का फॉर्मूला होता है। नेट का फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं बच्चा। नेट का फॉर्मूला होता है आपका ग्रोस माइनस में डेप्रिसिएशन, सकल माइनस में क्या हो जाएगा? आपका मूल्यह्रास। वो आपका क्या हो जाएगा बच्चा? आपका निवल होता है, निवल। नेट को क्या बोलते हैं बच्चा? निवल बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चा, क्या होता है मैं बता देता हूं। नेट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रोस माइनस में डेप्रिसिएशन, ग्रोस माइनस में डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, ये आपका सकल माइनस में मूल्यह्रास, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चा? ये आपका बन जाएगा निवल, ये बन जाएगा आपका निवल। ठीक है, अब टोटल को क्या बोलते हो बच्चा? टोटल को बोलते हैं ग्रोस।
टोटल को क्या बोलते हो? ग्रोस बोलते हो। आप बोलोगे सर ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये डेप्रिसिएशन क्या है? बच्चा सारी की सारी चीजें ना बिल्कुल आराम से आपकी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी भाषा से हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आपने एक मोबाइल फोन खरीदा था बच्चा 3 साल पहले, या कह सकते 3 महीने पहले, लगा लो 3 महीने पहले आपने मोबाइल फोन खरीदा था। वो आपने कितने खरीदा था बच्चा? 15,000 का। वो आपने कितने का खरीदा था बच्चा? वो आपने कितने का खरीदा था? वो आपने खरीदा था बच्चा कितने का? 15,000 का खरीदा था। ठीक है, तो आपका टोटल कितना था बच्चा? आपका टोटल कितना था? वो टोटल जो आपने खरीदा था वो कितने का खरीदा था बच्चा? 15,000 का खरीदा था। 15,000 का खरीदा आपने, ठीक है, या 16,000 कर लेते हैं ना, 16,000 का खरीदा आपने। ठीक है, ठीक है, तो टोटल आपने कितने पैसे दिया? 16,000। 3 महीने पहले खरीदा था। आप आज उसको अगर आज की डेट में अगर बेच रहे हो तो मुझे एक बात बताओ जरा, क्या आपको 16,000 मिल जाएंगे आज? तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे 16,000, क्योंकि वो 3 महीने पुराना हो चुका है। अगर वो 3 महीने पुराना हो चुका है तो बच्चा एक चीज याद रख लेना कि आपने वो बेच दिया कितने में? 12,000 में बेच दिया। आपने खरीदा कितने में था? 16,000 में। और आपने बेच कितने में दिया बच्चा? बेच कितने में दिया आपने? 12,000 में बेच दिया। कितने का नुकसान हुआ है? कितने के उसका प्राइस कम हुआ है? तो 4,000 कम हुआ ना बच्चा। तो किसी भी चीज को यूज करने के बाद, किसी भी चीज को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आई है बच्चा, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किसी भी चीज के उपयोग करने पर उसकी कीमत में आई कमी क्या कहलाती है बच्चा? डेप्रिसिएशन कहलाती है। आपने 16,000 का मोबाइल खरीदा था पर आपको बेचना पड़ा कितने में? 12,000 में, क्योंकि वो 3 महीने पुराना हो गया था। इसलिए अगर बात करें आपका मूल्यह्रास कितना हुआ बच्चा? मूल्यह्रास कितना? आपका 4,000 हुआ। मूल्यह्रास कितना हुआ? 4,000 हुआ। तो आपके पास पैसा कितना है बच्चा? आपके पास वाकई में जेब में कितना पैसा रहा? नेट कितनी चीज रही? नेट मतलब प्योर कितनी चीज थी भाई? 16,000 अगर बात को आपने खरीदा था, 4,000 आपने लॉस में क्या कर दिया? बेच दिया। आपके जेब में कितने पैसे आए बच्चा? तो जेब में कितने आए आपके पास? 12,000 आए। और ये 12,000 जो आपके पास धनराशि आई बच्चा, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका नेट। ये क्या कहलाएगा आपका? नेट। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा नेट का मतलब क्या होता है। जब भी कहीं भी आप नेट वर्ड देखो, चाहे मैं आपका जीडीपी पढ़ाऊंगा, जीडीपी शायद मैम ने आपका नेशनल इनकम करवा भी दिया होगा शायद। जीडीपी अगर माइनस, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अगर माइनस करते तो क्या बनता है आपका? एनडीपी बनता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बनता है आपका? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट वर्ड को जब भी आप कभी देखो तो नेट वर्ड हमेशा देखना कि किस में से, ग्रॉस में से कोई ना कोई चीज माइनस हो रखी है। यहां पर क्या है? यहां पर भी आपका नेट वर्ड है। कहने का मतलब सर कुछ ना कुछ तो क्या होगा? आपका माइनस होगा। और क्या माइनस होगा अभी बता देता हूं क्या माइनस होगा। होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या माइनस होगा बच्चा, एक बार वो देख लेना। आपका क्या माइनस होगा वो चीज एक बार बता देता हूं मैं आपका। जो आपकी चीज माइनस होने वाली है, आपका जो मैंने क्या बोला था आपका एनडीटीएल बोला था ना। तो एनडीटीएल बोला था। और अभी तक मैंने क्या पढ़ा है बच्चा? ये आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा? एक बार हाँ, ये क्या कहलाएगा? मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं। ये बच्चा आपका क्या कहलाया था? मैंने बोला था ये कहलाया था आपका, क्या कहलाया था? ये कहलाया था आपका बच्चा डीटीएल। और मैंने क्या बोला था? ये डीटीएल क्या होता है? डीटीएल होता है बच्चा, डीटीएल क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं सारे डीटीएल क्या होता है? बैंक में जमा राशि। मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताइए आप सब लोग, बैंक में जमा राशि हो जाएगा पर डीटीएल। मुझे एक बात बता दो मेरे लाल पीले हरे नीलो, एक बार मुझे एक बात बता दो जरा कि हर दिन बैंक में सिर्फ इन 4 खातों में बैंक में सिर्फ पैसा ही जमा होता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, मैं तो जब बैंक में गया था तो मैं तो पैसा जमा करवा रहा था, पर कोई और दूसरा इंसान सर क्या कर रहा था? पैसा निकाल रहा था। तो आप सबको पता ना बच्चा, हर दिन अगर बात करें तो क्या ये जरूरी है कि हर दिन अगर बात करें तो इन 4 खातों में पैसा जमा ही हो? बोलोगे सर नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो क्या कर रहे होंगे? पैसा निकाल रहे होंगे। तो भाई जितना पैसा पूरे दिन में जितना पैसा इन 4 अकाउंट में जमा हुआ वो क्या कहलाएगा? डीटीएल कहलाएगा। इस बैंक में जमा राशि पूरे दिन में, और उसमें से क्या कर लिया? उसमें से माइनस कर लिया। क्या माइनस कर लिया बच्चा? उसमें से जो निकाली गई राशि है, निकाली गई राशि पूरे दिन में निकाली गई राशि मतलब क्या? विड्रॉल। जो विड्रॉल किया बच्चा, तो डीटीएल माइनस में विड्रॉल करने के बाद जो चीज बची वो क्या बची बच्चा? प्योर बची ना। और वो प्योर चीज क्या कहलाएगी आपकी? एनडीटीएल कहलाएगी। मतलब इन 4 अकाउंट में सारे दिन में जितना पैसा जमा हुआ है
माइनस में पूरे दिन में जितना पैसा निकला है, जब लास्ट में आपका बैंक क्लोज होता है बच्चा, वो जो धनराशि जो बैंक के पास बची है वो धनराशि क्या कहलाएगी? आपकी एनडीटीएल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चा? एनडीटीएल कहलाएगी। याद रखना, समझ में आ गया होगा कि एनडीटीएल क्या होता है, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा एनडीटीएल क्या होता है। पूरे दिन में बैंक में जमा राशि माइनस में से निकाली गई राशि, ठीक है, डीटीएल माइनस में विड्रॉल क्या हो जाएगा बच्चा? आपका क्या हो जाएगा? आपका एनडीटीएल कहलाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एनडीटीएल कहलाएगा, ठीक है। होपफुली मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आपके अगली उसके ऊपर कि सर एसएलआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये बढ़ते हैं आगे। होपफुली ये चीज समझ में आ गई आपको, होपफुली ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल एग्जांपल के साथ बता देता हूं, अभी रुको जरा, एग्जांपल के साथ बता देता हूं, रुको जरा, एग्जांपल के साथ बता देता हूं, एग्जांपल के साथ बता देता हूं, एक बार एग्जांपल के साथ बता देता हूं कि क्या क्या चीज होती है। एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं, एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं आपकी क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। देखो, मान लीजिए एक दिन में, मान लीजिए एक दिन में इन चारों खातों में कितने पैसे जमा हुए? इसमें पैसा जमा हुए कितने बच्चा? 100 रुपए। तो 100 रुपए जमा हुए, कहां जमा हुए? ये आपके चारों खातों में जमा हुए, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चा? इसको बोल देंगे डीटीएल। क्या बोल देंगे? डीटीएल। और पूरे दिन में 150 जमा हुए, पर कितने 50 रुपए। 50 रुपए हमने क्या कर लिया? निकाल लिए। 50 रुपए हमने निकाल लिए पूरे दिन में। ये क्या कर लिया बच्चा? हमने विड्रॉल कर लिया। बचा कितना बच्चा? 100 रुपए। कितना बचा? 100 रुपए। और ये 100 रुपए क्या कहलाएगा बच्चा? ये 100 रुपए क्या कहलाएगा? ये 100 रुपए क्या कहलाएगा? एनडीटीएल कहलाएगा। और इस 100 रुपए का बच्चा कितना? इस 100 रुपए में से, इस 100 रुपए का 3% कितना हो जाए बच्चा? 3 रुपए। इस 100 रुपए में से 3 रुपए किसकी फॉर्म में बच्चा? कैश की फॉर्म में। मैंने किसके पास रख दिया? आरबीआई के पास रख दिया। यही चीज क्या कहलाएगी बच्चा? यही चीज क्या कहलाएगी? आपकी सीआरआर कहलाएगी। यही चीज क्या कहलाएगी? आपकी सीआरआर कहलाएगी, ठीक है। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा, ये होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए, तो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका मैं एक बार फटाफट से खत्म कर देता हूं फटाफट। तो सीआरआर क्या हो जाएगा? सीआरआर कुछ नहीं होता बच्चा। सीआरआर क्या होता है? कुछ नहीं होता है कि बैंक जो है सीआरआर क्या होता है? बैंक जो है अपने एनडीटीएल का, बैंक जो है अपने एनडीटीएल का कितना परसेंट? 3%। किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में अगर रखता है तो वो क्या कहलाता है बच्चा? वो कहलाता है आपका क्या? वो कहलाता है आपका सीआरआर। वो कहलाता है आपका सीआरआर, जो कितना है? 3% है। सेक्शन कौन सा हो जाएगा बच्चा? सेक्शन हो जाएगा आपका 42(1) हो जाएगा आपका सेक्शन, ठीक है ना। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है भाई। इसके अलावा अब आप पूछोगे सर ये 3% ही है क्या? 3%? क्या सर ये 10% नहीं हो सकता? 20% नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बच्चा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, डिपेंड करता है कि हमारे देश में कितनी महंगाई है, हमारे देश में, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम कितना हो सकता है? तो ये याद रखना बच्चा, याद रखना 2 चीजें थी। एक तो बात करते हैं मिनिमम, तो याद रखना बच्चा, मिनिमम थी आपकी किसी टाइम पे कितना बच्चा? 3%। मिनिमम कितनी थी? 3%। और मैक्सिमम कितनी थी बच्चा? मैक्सिमम था आपका कितना परसेंट बच्चा? मैक्सिमम था 20%। कब तक थी बच्चा ये लिमिट जो थी? वो लिमिट कब तक थी बच्चा? ये लिमिट थी 2007 तक। 2007 के बाद में क्या हुआ? 2007 के बाद में क्या हुआ बच्चा? 2007 के बाद में अगर बात करें, ना तो आपकी मिनिमम रही। और देखो, जब बैंक जब अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहा है, मैं अपना पैसा अगर आपको दूं तो क्या मांगूंगा आपसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगूंगा या नहीं मांगूंगा? ब्याज मांगूंगा या नहीं मांगूंगा ना। तो वही वाली बात है कि जब बैंक आरबीआई के पास सीआरआर रखते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। 2007 से पहले, याद रखना, 2007 से पहले मिनिमम मैक्सिमम लिमिट थी, और 2007 से पहले आपको क्या मिलता था बच्चा? ब्याज भी मिलता था, आपको ब्याज भी मिलता था। 2007 के बाद में मिनिमम कितना कर दिया बच्चा? मिनिमम कितना कर दिया? मिनिमम कर दिया 0%। मिनिमम कर दिया 0%। और मैक्सिमम कितना कर दिया बच्चा? मैक्सिमम कर दिया कितना परसेंट? अगर बात करें तो आपका 100%। कहने का मतलब ये है कि बैंकों से आरबीआई सीआरआर रखवा सकता है कितना? 0 से लेकर 100% के बीच में कितना भी रखवा सकता है। आज की डेट में कितना रखवा रहा है बच्चा? आज की डेट में रखवा रहा है कितना? 3%। और अगर बैंक ने ये 3% नहीं रखा, बैंक ने 100 में से 3 रुपए निकाल के आरबीआई को नहीं दिए कैश की फॉर्म में, तो भाई क्या लगेगी पेनल्टी। क्या लगेगी बच्चा? पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी कौन सी लगेगी बच्चा? पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी अगर बात करें तो पेनल्टी कितनी लगेगी? अगर पहली बार आरबीआई ने चेक किया और अगर पहली बार चेक किया और आप गिल्टी पाए गए,
तो याद रखना बच्चा, पहला फाइन लगेगा बैंक रेट प्लस में 3%। आप सबको पता है ना बैंक रेट कितनी है, बैंक रेट कितनी बच्चा 4.25, 4.25 प्लस 3 मतलब कितना कितना परसेंट, अगर बात करो 7.25% ब्याज देना पड़ेगा। अगर दूसरी बार गिल्टी पाए जाते हो तो दूसरी बार पेनल्टी होती है बैंक रेट प्लस में 5%। और अगर तीसरी बार पाए जाते हो तो बोला जाता है, बैंक आरबीआई बोलता है क्यों ना आपका बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दें, क्यों ना आपका बैंक लाइसेंस कैंसिल कर दें, ठीक है, कैंसिल कर दें, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है। तो भाई आपका जितना भी था सीआरआर के बारे में सब बता गया बच्चा, मैं सब बता दिया है कि मिनिमम मैक्सिमम कितनी होती है। तो होपफुली आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है, होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई है, ठीक है ना। इससे डिटेल में, इससे आसान भाषा में भाई मैं तो बता नहीं सकता, बट बाकी मुझे पता है आप सब लोगों के कॉमेंट आज मैं नहीं देख पा रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं कॉमेंट आप लोगों के नहीं देख पा रहा हूं, बट होपफुली मैं ये मानता हूं कि आप सब लोगों को सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपकी अगली रेट के ऊपर। अगली रेट कौन सी हो जाएगी, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको लेना है फटाफट तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली अगर बात करें तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, बात करते हैं आपका, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं। वही बात हो गया, बैंक गया किसके पास, बैंक अपना एनडीटीएल का 3% लेके चला गया, किसके पास चला गया, आपके आरबीआई के पास। वो क्या कहलाएगा बच्चा, आपका सीआरआर कहलाएगा। अगर यही बात है, अगर यही बात एसएलआर के बारे में बात करें, अब एसएलआर क्या होता है फटाफट एक बार देख लीजिए। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर कुछ नहीं होता, एसएलआर कुछ नहीं होता, सेम सीआरआर की तरह होता है। क्या होता है, बैंक, क्या होता है, बैंक ने अपने एनडीटीएल का, याद रखना बच्चा, बैंक ने अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज, और एसएलआर की रेट कितनी चल रही है बच्चा, कितनी चल रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, कितनी, 18%। तो बैंक ने अगर बात करें, बैंक ने एनडीटीएल का 18% अगर बात करें, किसकी फॉर्म में बच्चा, याद रखना 3 फॉर्म में हो जाएगा। यहां पर आपको चीज याद रखना, 3 फॉर्म में, किसकी फॉर्म में बच्चा, कैश की फॉर्म में, दूसरा किसकी फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, और तीसरा किसकी फॉर्म में बच्चा, तीसरा किसकी फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में हो जाएगा बच्चा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। किसके पास रखेगा, किसके पास रखेगा, बहुत सारे बोलेंगे सर आरबीआई के पास रखेगा। अरे मेरे लाल पीले हरे नीलो, अगर आरबीआई के पास अगर रखेगा तो फिर सीआरआर और एसएलआर में फर्क क्या हो जाएगा। तो भाई याद रखना, बैंक किसके पास रखेगा बच्चा, बैंक जो है बच्चा अपने पास रखेगा। किसके पास रखेगा, अपने पास रखेगा। बैंक जो है अपने पास ही रखेगा, इटसेल्फ, बैंक जो है ये अमाउंट अपने पास ही रखेगा, इटसेल्फ। तो याद रखना एसएलआर क्या हो गया, बिल्कुल आसान है सर, बैंक अपने एनडीटीएल का 18% किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में, किसके पास रखता है सर, अपने पास अगर रखता है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा आपका, एसएलआर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सर समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। क्यों, क्योंकि बैंक के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका कि बैंक क्या होता है, एनडीटीएल के बारे में अभी बताया था मैंने, अभी बताया था ना, बिल्कुल है ना। टोटल डिमांड लायबिलिटी माइनस में क्या हो जाएगा आपका, विड्रॉल। किसकी फॉर्म में बचा है, कैश सबको पता है, गोल्ड सबको पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बताया था ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, कागज का टुकड़ा, बताया था या नहीं बताया था, गिल्टेज मार्केट वाला बताया था नहीं बताया था। जब सरकार लोन लेने के लिए जाएगी तो सरकार के पास, जैसे कि मेरे पास या आपके पास घर गिरवी रखवाने के लिए होता है, मोटर बाइक गिरवी रखवाने के लिए होता है, सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो सरकार क्या करती है, एक कागज का टुकड़ा छापती है, उस कागज के टुकड़े के ऊपर क्या लिख देती है, अपनी मोहर लगा देती है, उस कागज के टुकड़े की वैल्यू रख देती है, और क्या बोल देती है, ये होगी आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, ठीक है ना। तो इस 3 फॉर्म में बैंक अगर अपने पास रखता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चा, एसएलआर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एसएलआर कहलाएगा। अब बोलोगे सर बताओ जरा फटाफट किस सेक्शन में है। अब आप बोलोगे बताओ जरा सर फटाफट एसएलआर जो है वो किस सेक्शन में है। तो बच्चा याद रखना एसएलआर के लिए सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 24(2)। पर ये होता है किसका बच्चे, याद रखना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का ये आपका होता है, ठीक है ना। सेक्शन 24(2)(a) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये आपका हो जाएगा। अब चीज ध्यान में रखना बच्चा, आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है, वो ये रखनी है कि सर सीआरआर तो आपने बताया था कि सीआरआर का मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है, ये तो आपने बताया था कि सर सीआरआर का मिनिमम होता है आपका 3% और मैक्सिमम होता है 20%। पर ये कब तक था, 2007 तक था। ऐसा ही रोल प्ले होता है आपका, ऐसा ही आपका रोल प्ले होता है किसके साथ में बच्चा, आपका एसएलआर के साथ में।
याद रखना बच्चा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम वही है 2007। 2007 तक एसएलआर की जो मिनिमम लिमिट थी बच्चा, मिनिमम लिमिट थी कितना, 23%। मिनिमम कितनी थी, 23%। और मैक्सिमम कितनी थी, मैक्सिमम याद रखना कितनी थी, मैक्सिमम थी कितनी, 40%। मैक्सिमम कितनी थी, 40% थी। और यहीं पर आपको चीजें समझ में आएंगी कि भाई जो आपका आज का जो एसएलआर है वो तो 18% है। तो ये देखकर आप बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है। ये हुआ है कि सर 2007 के बाद आपका मिनिमम कितना हो गया है, मिनिमम कितना हो गया बच्चों, बिल्कुल कितना हो गया, आपका 0%। और मैक्सिमम याद रखना 100% मत बोलना, गलत हो जाएगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। कितना हो गया, 40%। तो वही वाली चीज मैं साइड में बता देता हूं। आपका एसएलआर जो है वो आरबीआई रखवाता है बैंकों से, कितना रखवा सकता है, 0 से लेकर कितना बच्चा, 0 से लेकर 40% तक रखवा सकता है, 0 से 40% तक रखवा सकता है। आज की डेट में कितना रखवा रहा है, तो आज की डेट में रखवा रहा है कितना, 18%। अब आप बोलोगे सर अगर हमने 18% नहीं रखा तो क्या आपका आरबीआई कुछ कहेगा, तो बिल्कुल जितना आपको कहा गया है अगर आपने उसके हिसाब से नहीं किया तो सिंपल सी बात है, क्या लगेगी पेनल्टी। और पेनल्टी कौन सी लगेगी, तो बिल्कुल वही लगेगी जो किसके ऊपर लगती है, सीआरआर के ऊपर लगती है। पहली पेनल्टी कौन सी हो जाएगी बच्चा, बिल्कुल वही बैंक रेट प्लस में 3%। दूसरी कौन सी हो जाएगी, बैंक रेट प्लस में 5%। और तीसरा, अगर भाई आपने यही एक्टिविटी करनी है, यही हरकतें करनी है, तो क्यों ना आपका बैंक लाइसेंस जो है, बैंक लाइसेंस क्या कर दे, आपका कैंसिल कर दे। ठीक है, ये पेनल्टी लग जाएगी। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, किसके रिगार्डिंग में, एसएलआर के रिगार्डिंग में। एक बार फटाफट जो है आप सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्टार्ट करता हूं आपकी अगली वाली रेट्स के बारे में। ठीक है, जल्दी से जल्दी, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। तो होपफुली आप सब लोगों ने इसका क्या ले लिया होगा बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो सीआरआर एसएलआर जो आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको हमने कर लिया खत्म। ठीक है, इनको कर लिया हमने खत्म। ठीक है, अब आपसे जो पूछा जाता है बच्चा, आपसे अगली जो रेट जो है, देखो बैंक जो है क्या करेगा, वही जो मैंने बताया था। बैंक जो है आपका 18% एनडीटी लेगा, किसकी फॉर्म में बच्चा, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। किसके पास रख देगा, बैंक अपने पास रख देगा। यहां आरबीआई नहीं है, याद रखना, यहां आरबीआई को लोगो नहीं लगाया मैंने। बैंक अगर अपने पास रखेगा तो क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका बच्चा, आपका कहलाएगा आपका एसएलआर। चलिए, बाकी चीजें आपकी जो है, आपकी रेट के बारे में बात करता हूं। आपका नई रेट कौन सी हो जाए बच्चा, आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ नहीं होती आपकी जो है ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेब्ट ऑब्लिगेशन, मतलब ये बताती है कि भाई हम जो है, ये सरकार जो है वो क्या कर रही है, डेब्ट का मतलब क्या होता है, ऋण। सरकार क्या कर रही है बच्चा, ऋण ले रही है। सरकार क्या कर रही है, पैसा उधार ले रही है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि सरकार क्या कर रही है, पैसा उधारा ले रही है। और भैया आपकी 2 तरह की होती हैं, आपकी शॉर्ट डेटेड होती है और लॉन्ग डेटेड होती है। 2 तरह की होती है बच्चा, एक होती है आपकी शॉर्ट डेटेड और एक होती है आपकी लॉन्ग डेटेड। शॉर्ट डेटेड होती है बच्चा आपका 1 साल तक का, और लॉन्ग डेटेड होती है आपकी 1 साल से लेकर 30 साल तक का। मैं बता देता हूं एक बार फटाफट, या बता देता हूं एक बार। आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बच्चा, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है बच्चा आपकी शॉर्ट टर्म के लिए, होती है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए। एक होती है छोटी अवधि की, शॉर्ट टर्म होती है आपकी, शॉर्ट टर्म होती है बच्चा, और दूसरी होती है आपकी कौन सी बच्चा, होती है आपकी लॉन्ग टर्म। कौन सी होती है आपकी, लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि की। जब छोटी अवधि की बात करें तो बच्चा क्या हो जाएगा, अप टू 1 ईयर। मतलब जो ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां जिसके ऊपर 1 साल तक का लगा होगा, 1 साल तक का टाइम पीरियड होता है बच्चा, उसको क्या बोल दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा आपका शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है बच्चा, आपका ट्रेजरी बिल होता है, जिसको बोलते हैं क्या, टी बिल्स। इसको पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, इसको पढ़ाऊंगा मनी मार्केट में, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से, बेहतरीन तरीके के साथ। दूसरा कौन सा हो जाए बच्चा, लॉन्ग टर्म वाली कौन सी हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म वाली हो जाएंगी मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। और ये आपके भाई हमारे देश में जो है कितने साल तक होती है बच्चा, 25 से 30 साल तक होती है। 25 से 30 साल तक होती है आपकी लॉन्ग टर्म वाली, ठीक है ना, 25 से 30 साल तक की। और भाई इसमें अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कौन सा होता है बच्चा, बॉन्ड होता है। बॉन्ड्स अगर बात करें, आपने सुना होगा जेम्स बॉन्ड, मत लिखना ना, जेम्स बॉन्ड नहीं होगा, क्या होगा, बॉन्ड होगा। बॉन्ड अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
और इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अगर बात करें तो याद रखना आपकी शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी इशू कर सकती है। लॉन्ग टर्म आपकी दोनों इशू कर सकते हैं। कौन कौन अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा कौन सा हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा आपको ये सारी की सारी चीजें, समझ में आ गई होंगी आपकी सारी चीजें। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। चलिए बढ़ते हैं आपकी अगली रेट के ऊपर। अगली रेट कौन सी हो जाएगी बच्चा, एमएसएफ। एमएसएफ क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान भाषा में समझना, बिल्कुल प्यारी भाषा में समझाऊंगा। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल मतलब मामूली। भाई मुझे मतलब बैंक को क्या होगी, इमरजेंसी पैसों की जरूरत होगी, इमरजेंसी विंडो बोलते हैं, याद रखना। एमएसएफ का दूसरा नाम क्या होता है, इमरजेंसी विंडो। याद रखना क्या होता है, इमरजेंसी विंडो या क्या होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या होता है, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी। क्या होता है, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी। ठीक है, दो नाम हो जाएंगे, क्या क्या नाम हो जाएंगे, इमरजेंसी विंडो और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी। आप बोलोगे सर ये होती क्या, ये तो बता दो आप। आपने नाम तो बता दिए, दो नाम तो बता दिए, ओवरनाइट लोन फैसिलिटी और दूसरा कौन सा, इमरजेंसी विंडो। अब ये भी तो बता दो होता क्या है, तो बता देता हूं। देखो, बैंक गया किसके पास, आरबीआई के पास। बैंक गया किसके पास, आरबीआई के पास। बोला सर पैसों की जरूरत है। आरबीआई ने बोला कि कितने टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक ने बोला कि सर मैं आया हूं आपके पास और मुझे पैसों की जरूरत है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए, तो बैंक ने कहा कितने के लिए, याद रखना बैंक ने क्या बोला, ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए पैसों की जरूरत है, ओवरनाइट के लिए। अब आरबीआई बोला सर ये ओवरनाइट क्या होता है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर ये ओवरनाइट क्या होता है। ओवरनाइट होता है बच्चे 0 से लेकर 24 आवर्स तक, 0 से लेकर 24 आवर्स तक। मतलब बैंक गया आरबीआई के पास 24 घंटों के लिए लोन लेने के लिए, 24 घंटों पर लोन लेने के लिए। आरबीआई ने बोला सर ठीक है, आप हमारे पास आ रहे हो 24 घंटों के लिए लोन लेने के लिए, मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन आप मुझे क्या रखोगे, आप मुझे लोन के बदले में क्या दोगे। तो बैंक ने क्या कहा, बैंक ने ये कहा कि सर हम जो हैं क्या करेंगे। बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला कि सर हम जो है आपके पास क्या रख देंगे, हम आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख देंगे। क्या रख देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बैंक ने क्या किया बच्चा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी किसके पास, आरबीआई के पास। और आरबीआई ने उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आधार के ऊपर बैंक को 24 घंटे के लिए क्या कर दिया बच्चा, बैंक को 24 घंटे के लिए लोन दे दिया। और जो लोन दिया उसके ऊपर बैंक ने चार्ज किया। कितना चार्ज किया आरबीआई ने बैंक से कितना ब्याज लिया, 4.25% बच्चा ब्याज लिया। और इसी को क्या बोल दिया, ले से ले मिलाओ, इसी को क्या बोल दिया, इसी को बोल दिया एमएसएफ। क्या बोल दिया इसी को, एमएसएफ। तो बच्चा एमएसएफ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा एमएसएफ कि बैंक गया आरबीआई के पास 24 घंटों के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी आरबीआई के पास। आरबीआई ने क्या कर दिया, उसको लोन दे दिया। आरबीआई ने जो लोन दिया उसके ऊपर आरबीआई ने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, वही आपका एमएसएफ हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका एमएसएफ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो सर क्या एसएलआर वाली, क्या एसएलआर में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है क्या वो भी बैंक यूज कर सकता है एमएसएफ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी और भी हो सकती है, इसके अलावा एसएलआर में जो रखी हुई है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो भी आपका बैंक यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं, आपका एमएसएफ कब आया, तो डेट याद रखना बच्चा, कब आया आपका एमएसएफ। तो एमएसएफ आपका आया था 9 मई 2011। एमएसएफ का कब इशू हुआ था बच्चा, 9 मई 2011 में भारत में इसको लॉन्च किया गया था। आप बोलोगे सर चलो ठीक है सर लोन तो मिल गया पर कितना मिल सकता है, तो याद रखना बच्चा आपका मिनिमम कितना अमाउंट मिलेगा बच्चा। मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम होगा आपका 2 करोड़, मिनिमम होगा आपका बच्चा 1 करोड़। ठीक है ना, मिनिमम कितना होगा बच्चा आपका, मिनिमम कितना अमाउंट हो सकता है,
मेरे को फिर से डर लग रहा है कि ये जो है ना इरेज ना हो जाए बस सारा का सारा। मिनिमम कितना होता है बच्चा, आपको कम से कम कितना अमाउंट उठाना होगा, कम से कम कितना अमाउंट उठाना होगा, 1 करोड़। 1 करोड़ या इसका बच्चा इसका क्या होगा, 1 करोड़ या इसका मल्टीपल। मतलब ऐसा नहीं है कि सर अब की बार जो है ना इस महीने जो है ना बच्चा, इस महीने बैंक जाके बोले सर इस महीने बिजली का बिल ज्यादा आ गया, थोड़ा सा रुपए दे दो ना जरा, ऐसा नहीं होगा, है ना। बोले सर चाय पानी का खर्चा ज्यादा हो गया एक बार, है ना, एसबीआई बोला जाके आरबीआई को सर चाय पानी का खर्चा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा दे दो एमएसएफ के ऊपर लोन। ना 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 बच्चा, एमएसएफ के ऊपर लोन कितना मिलेगा, कम से कम 1 करोड़ या उसका मल्टीपल, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। और मैक्सिमम कितना ले सकता है, मैक्सिमम एमएसएफ के ऊपर आपको कितना लोन मिल सकता है, बैंक को लोन मिल सकता है मैक्सिमम कितना बच्चा, 3% ऑफ एनडीटीएल। याद रखना बच्चा कितना, 3% और ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से बता चुका हूं। लास्ट चीज, सिर्फ लास्ट चीज, सर हमने 24 घंटे में अगर पैसा नहीं दिया तो मैं आपके पास आ रहा हूं और आप आरबीआई, मैं बोल रहा हूं 24 घंटों के लिए मुझे पैसा दे दो, और मैं पैसा लौटा रहा हूं कितने घंटों में, 48 घंटों में लौटा रहा हूं। 24 घंटे और ज्यादा ले लिए और 24 घंटे और ज्यादा ले लिए तो क्या लगेगी बच्चा, पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा। और फाइन क्या लगेगा, सिर्फ एक ही लगेगा, याद रखना, सिर्फ एक ही फाइन लगेगा बच्चा। और एक फाइन कौन सा लगेगा, सिर्फ एक फाइन लगेगा। और फाइन कौन सा हो जाए बच्चा, आपका बैंक रेट प्लस में 3%, ठीक है ना। जैसे कि 0 से लेकर 24 घंटों के लिए, 0 से 24 घंटों के लिए कितना चार्ज कर रहा है हमसे, मेरे से कितना चार्ज कर रहा है, 4.25, ठीक है ना। और अगले 24 से लेकर 48 घंटों के लिए कितना चार्ज करेगा बच्चा, बैंक रेट तो आपका एमएसएफ के बराबर ही होता है ना, 4.25 तो लेगा ही लेगा, और प्लस में उसमें कितना ऐड कर देना बच्चा, 3%, मतलब मुझे आपका कितना, 7.25 के लिए। तो 24 घंटों के लिए मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो कितना होगा, 4.25। और अगले 24 घंटों के लिए अगर, क्योंकि ज्यादा हो गया ना, चाहे 24 घंटे हो, चाहे आप 100 घंटे में, चाहे आप 10 साल में लौटा रहे हो, तो आपको बच्चा कितना लगेगा, बैंक रेट प्लस में 3% लगेगा, मतलब 7.25% ही आपका चार्ज बैंक लेगा। ये आपका सारा का सारा एमएसएफ होता है। होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी, होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो फटाफट एक बार थम्स अप भेज दीजिए, भेजोगे तो क्या होगा, दिखाई तो देगा नहीं, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई है, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होपफुली आपको ये सारी सारी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आज का आपका आखिरी, ये आज की आपकी क्या होगी, आखिरी अगर बात करें रेट होगी। कल मैं डिस्कस करूंगा आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएएफ, ठीक है। वैसे तो पढ़ाने के लिए बहुत सारा लेकर आया था बच्चा, ठीक है। आपका एमएसएफ क्या हो जाएगा, बैंक गया बच्चा, बैंक गया किसके पास, आरबीआई के पास। ध्यान से समझना, देखा कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है, ठीक है ना। बस आप सब लोग जो ना वीडियो को मैंने अभी तक बोला नहीं था, वीडियो को आप शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। फटाफट अगर बात करते एक बार, फटाफट जो है एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए। बैंक जो है बच्चा किसके पास गया, आरबीआई के पास गया। बैंक किसके पास गया, आपके आरबीआई के पास गया। क्या बोला सर, मेरे को 24 घंटों के लिए ओवरनाइट, मतलब 0 से लेकर 24 आवर्स के लिए क्या कर दो, मुझे पैसा दे दो। मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी दे दूंगा, या फिर इसके अलावा एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को भी मैं यूज कर सकता हूं। बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला सर लोन ले जाओ, पर मैं उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कितना, 4.25%। उसी को मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपका एमएसएफ बोल दिया, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा इस चीज का। चलिए फटाफट एक बार इस चीज का एक बार जल्दी से जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट एक बार। तो चलिए आज की आखिरी जो रेट थी आपकी यही थी, एमएसएफ थी। आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 3 जो मैं लेकर आऊंगा उसमें आपको कंप्लीट करूंगा। चलिए आपको मैं बता देता हूं, 12 बजे मिलेंगे, रात में 12 बजे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। गुड नाइट, जय हिंद साथियों।